अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। हुकूमत की जानिब से कलअदम तंजीमों और उनके अराकीन के खिलाफ क्रैकडाउन के फैसले पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है और इस सिलसिले में आज अहम पेशरफ्त सामने आई है। वज़ारत दाखिला ने जमात उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ारत दाखिला ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत दोनों जमातों पर पाबंदी आयद कर दी है। इन दोनों तंजीमों को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के शेड्यूल 1 में शामिल कर दिया गया है। इन दोनों जमातों पर पाबंदी का फैसला 21 फरवरी को वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किया गया था। इसके अलावा आज ऐसे 44 अफराद को भी हिफाजती तहवील में लिया गया है जिनका ताल्लुक कलअदम तंजीमों से है। यह कार्रवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि तहवील में लिए गए अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि उनमें जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर का बेटा और भाई भी शामिल है और भारत ने इन पर पुलवामा हमले का इल्ज़ाम लगाते हुए पाकिस्तान को दिए गए डोजियर में भी इनके नाम शामिल किए हैं। जबकि जियो न्यूज़ के ज़राए का दावा है, वज़ारत दाखिला के ज़राए के हवाले से जियो न्यूज़ का कहना है कि कलअदम जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लेने का फैसला वज़ीर आज़म खुद करेंगे। इस हवाले से वज़ारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि मसूद अजहर को तहवील में लेने या ना लेने का फैसला 24 घंटे में किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक भारत की तरफ से भेजे गए डोजियर में मसूद अजहर का नाम भी शामिल है और वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी हुकाम ने मसूद अजहर की हिरासत का मामला वज़ीर आज़म के सुपुर्द कर दिया है और वो अब इस बारे में हतमी फैसला करेंगे। कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक वज़ारत दाखिला की जानिब से बयान में तफसीलात बताई गई हैं, जिसके मुताबिक 4 मार्च को वज़ारत दाखिला में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ जिसमें तमाम सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदगी थी। इजलास में कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने का फैसला किया गया और इस फैसले के तहत कलअदम तंजीमों के 44 अराकीन को तफ्तीश के लिए हिफाजती तहवील में लिया गया है। इनमें मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर भी शामिल हैं। हिरासत में लिए गए अफराद पहले ही ज़ेरे निगरानी थे। वज़ारत दाखिला के जारी बयान में कहा गया है कि कौमी सलामती कमेटी में किए गए फैसलों के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ये कार्रवाई अहम है और हिरासत में लिए गए अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि उनमें हम्माद अजहर, मसूद अजहर का बेटा और मुफ्ती अब्दुल रऊफ उसका भाई है और वो शामिल है। कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी और सेक्रेटरी दाखिला आज़म सलमान ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई। सेक्रेटरी दाखिला ने हम्माद अजहर और मुफ्ती अब्दुल रऊफ का नाम लिए बगैर कहा कि इनके नाम भारत की तरफ से दिए गए डोजियर में शामिल हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दिए गए। इंडियन डोजियर के अंदर जो उन्होंने हमें चीज़ें भेजी हैं लेकिन उसका एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं। ये जो हमें नाम दिए गए हैं जो कि डोजियर के अंदर शामिल हैं, उनको उस डोजियर के अंदर मज़ीद एविडेंस अगर हमें कोई चीज़ मिली जो कि इंडिया ने हमें दिया तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर नहीं हमें कोई इसके खिलाफ प्रूफ मिला तो ये इंप्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम किसी एक तंजीम के खिलाफ जो है वो एक्शन कर रहे हैं। ये क्रॉस ही बोर्ड हो रहा है, तमाम कलअदम तंजीमों के खिलाफ हो रहा है। इसके अंदर ये जो 2 नाम आपने बताए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इनका नाम जो है वो डोजियर के अंदर भी दिया हुआ है, लेकिन इसके ये मकसद नहीं है कि सिर्फ डोजियर वाले जो लोग हैं उनको हम जो है उनकी पूछ कुछ कर लें। सेक्रेटरी दाखिला आज़म सलमान का कहना था कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ पहले मरहले में 44 अफराद को हिरासत में लिया गया है और मौजूदा कार्रवाइयों का सिलसिला 2 हफ्ते जारी रहेगा। इसके अंदर जो हमारे पहले फेज़ के अंदर जो हमने अपनी चीज़ें की हैं और उसके अंदर 44 जो लोग हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमने लिया और ये मुख्तलिफ तंजीमों के हैं और उसके अंदर हम मज़ीद इसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मज़ीद अगर हमें इनके ख़िलाफ़ कोई प्रूफ मिला, एविडेंस मिला तो उनके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। अगर कोई हमें इसके ऊपर प्रूफ नहीं मिलेगा तो उनकी डिटेंशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर किसी के एसेट्स को हमें टेक ओवर करना पड़ा तो हम उनके एसेट्स को भी टेक ओवर करेंगे। ये जो हमारा एक्शन जो चल रहा है ये एक्शन तकरीबन 2 हफ्ते चलेगा और अगर इसको आगे हमें चलाने की कोशिश ज़रूरत पड़ी तो इसको मज़ीद आगे भी इसका इजाफा किया जाए। ये बहुत अहम मामला है और पाकिस्तान पर इस हवाले से एक्शन लेने के लिए आलमी सतह पर भी दबाव रहा है। कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया था कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ तमाम इक़दामात मुल्की मुफाद और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को सामने रख कर किए जा रहे हैं। कलअदम तंजीमों के खिलाफ मुआशी, सियासी
اور انتظامی حوالے سے 3 مرحلوں پر مشتمل حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ فواد چودھری کے مطابق کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی ملکی مفاد اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کرنی ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ روز دفتر خارجہ سے جاری پریس ریلیز کے مطابق حکومت نے UN سیکیورٹی کونسل آرڈر 2019 جاری کیا ہے۔ یہ آرڈر جاری کرنے کا مقصد نامزد افراد اور اداروں پر سلامتی کونسل کی عائد پابندیوں پر عمل درآمد کا طریقہ کار طے کرنا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ان پابندیوں کے تحت حکومتوں کو پابندیوں کے لیے نامزد افراد اور اداروں کے اثاثے منجمد کرنا ہوتے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق یہ آرڈر سلامتی کونسل اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کے معیار کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ حکومت کی ہدایت پر سیکیورٹی فورسز نے کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور اہم اراکین کو حراست میں بھی لیا گیا ہے، جبکہ حکومت ان کارروائیوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک کوآرڈینیشن سیل کے قیام پر غور کر رہی ہے۔ اس حوالے سے برطانوی خبر رسائی ادارے رائٹرز نے انسداد دہشت گردی کے سینئر عہدیدار سے بات کی ہے، جن کا کہنا تھا کہ یہ سیل وزارت خزانہ انسداد دہشت گردی کے اداروں، اسٹیٹ بینک اور فائنینشل مانیٹرنگ یونٹس کو باہمی تعاون فراہم کرے گا اور اس بات کا جائزہ لے گا کہ عسکریت پسند گروپوں، ان کے اثاثوں اور ان کی ذرائع آمدنی کے خلاف کیا ایکشن لیے گئے ہیں۔ کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پلوامہ حملے کے بعد پاک بھارت تعلقات کشیدہ ہیں۔ پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ہے اور FATF نے شرائط پر عمل کرنے کے لیے پاکستان کو مئی تک کی مہلت دی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے حکومت نے 21 فروری کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر دوبارہ پابندی لگانے کا حکم دیا تھا، اور اس کے اگلے ہی دن 22 فروری کو حکومت پنجاب نے بھاولپور میں مدرسہ اور مسجد کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، اور اب حکومت نے تمام انتہا پسند تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیاں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اس بار شروع کیا گیا ایکشن ماضی سے کتنا مختلف ہے، اس پر بات کریں گے۔ ان معاملات پر گہری نظر رکھنے والے سیکیورٹی امور کے ماہر اور پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عامر رانا سے۔ عامر رانا صاحب بہت شکریہ، آپ بہت تفصیل سے اس حوالے سے لکھتے رہے ہیں، جو مختلف کریک ڈاؤن ہوئے، نیشنل ایکشن پلان بنا، اس کو بھی آپ آبزرو کرتے رہے ہیں۔ فائنلی وزارت داخلہ نے جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی لگا دی ہے۔ 44 افراد زیر حراست ہیں۔ ساتھ ہی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سرکاری تحویل میں مختلف مدارس اور مساجد کو بھی لیا جا رہا ہے۔ اس دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بھی دعوے کیے گئے، مگر بہرحال اس دفعہ معاملہ الگ ہے۔ پاکستان کی سویلین اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے، فیصلہ کر چکی ہے، اور کل وزیر اطلاعات نے کہا کہ 3 اسٹریٹجیز بھی بنا لی گئی ہیں، 3 سٹیجز میں کس طریقے سے یہ سارا کا سارا کام ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ معاملہ سنجیدہ ہے اور کام پہلے سے مختلف ہے اور باقاعدہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے اہم تو تھا کہ گورنمنٹ کا ریزالو اور ول جو ہے وہ نظر آنی چاہیے، اور اس مرتبہ ہمارے عسکری اور تمام سویلین جو ادارے ہیں، لگتا ہے کہ ان کے ہاں خاصی ول بھی ہے اور ریزالو بھی ہے۔ اب 3 مرحلوں کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں مکمل ہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کن کن چیزوں کو ترجیحات حاصل ہوں گی۔ کریک ڈاؤن کے بعد جو لوگ پکڑے جائیں گے یا جو ان کے ممبرز ہیں، ان کے لیے کئی طرح کی تجاویز اس وقت ہو رہے ہیں۔ ان کی ریہیبلیٹیشن کی تجاویز بھی ہیں، ان کو پیراملٹری فورسز کے اندر شامل کرنے کی تجاویز بھی ہیں، ان کے لیے کوئی علیحدہ سے کوئی کوٹا سروسز بنانے کا بھی ہے، بہت ساری اس میں تجاویز ہیں۔ پھر ایک چیلنج ان کے لیے ہے کہ جو لوگ کے ساتھ آپ انگیج نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، یا جن کے اوپر سنگین مقدمات ہیں، وہ ایک بڑا چیلنج اس وقت حکومت کے سامنے ہے۔ پھر جو ان کے ایسٹس ہیں پورے پاکستان میں، جس میں 1000 سے زائد سکول ہیں جماعت الدعوہ کے، اور الرحمت ٹرسٹ جو کالعدم جیش محمد کا ایک فلاحی ادارہ ہے، اس کے بہت سارے ادارے پاکستان میں کام کریں، ان کا کیا مستقبل ہوگا، اس کا انتظام کن اداروں کے تحت ہوگا، اور جو مدارس ہیں ان کو کیسے ماڈل مدارس کے اندر کنورٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑے چیلنج ہیں۔ ابھی ہمیں انتظار ہے کہ حکومت جس اپنے جامع لائحہ عمل کا اعلان کرے گی، پلان کا اعلان کرے گی، اس کی کیا تفصیلات ہوں گی۔ ابھی تک ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس قسم کی تجاویز زیر غور ہیں، اور ایک اور اہم تجویز یہ ہے کہ وہ جو FATF کی بھی ریکوائرمنٹ تھی کہ ہمارے جو قوانین ہیں انسداد دہشت گردی کے، ان کو ہم نے کمپیٹیبلٹی ڈیولپ کرنی ہے جو گلوبل ہماری ٹریٹیز ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کی، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسلز کی، تاکہ یہ جو لوگ بعض دفعہ
फंडामेंटल राइट्स का जो राइट यूज़ करके या लीगल कवर यूज़ करके रिहा हो जाते हैं तो उनको उसका रास्ता रोका जा सके। तो इसमें अभी लगता है कि पार्लियामेंट से लेके और पुलिस की हद तक और तमाम इदारे उन्होंने अपना किरदार निभाना है और उसमें कैसे ये चीज़ें होंगी, कैसे मजबूत होंगी किसी निज़ाम के अंदर, ये अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। विल तो इस वक्त नजर आ रही है, आप क्या समझते हैं कि ऑन ग्राउंड ऐसा क्या हो कि पाकिस्तान जो FATF मई में वापस रिव्यू करेगा तो उसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आए? फाइनेंसिंग के हवाले से पाकिस्तान कह रहा है कि भरपूर क्रैकडाउन हो रहा है कि इन कलदम तंजीमों की फाइनेंसिंग ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग पर भरपूर क्रैकडाउन हो रहा है। तो जो हो रहा है वो आपके ख्याल में इत्मीनान बख्श है या ऑन ग्राउंड क्या ऐसा हो कि वो इत्मीनान बख्श हो और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आए FATF में? देखिए, अभी तक तो हमें सिर्फ बयानात की हद तक या जो हमें इतलात मिल रही है रिजॉल्व नज़र आ रहा है। सिर्फ सिवाय क्रैकडाउन जो रात को हुआ या आज फलाह इंसानियत को कालेदम करार दिया गया, ये इनिशियल इक़दामात हमें नज़र आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अभी हमें इंतज़ार है कि जो लाहे अमल बना रहे हैं, जो एक्शन प्लान बना रहे हैं इनको डील करने का, उसकी डिटेल्स क्या है वो अभी सामने नहीं आई हैं। उसके लिए बजट की भी बात हो रही है कि एक खासा बड़ा बजट इसके लिए रखा गया है इनको रीइंटीग्रेट करने का, रिहैबिलिटेट करने का। वो अभी मेरा ख्याल है कि कुछ दिन उसमें लगेंगे उनकी तफसीलात को आने के लिए। लेकिन जहाँ तक अभी तक के एक्शंस हैं, मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम जो हमारी रिजॉल्व है आलमी बरादरी को दिखाने के लिए वो खासे हौसला होता है। हुकूमत वाज़े कर चुकी है कि ना पाकिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे, ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे, ना ही किसी और मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, इस बात को भी यकीनी बनाएंगे। तो बैनुल-अक़वामी बरादरी के हवाले से जो पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं, ख़ुद हुकूमत कह रही है कि वो हमें पूरी करनी है। तो इसके आप समझते हैं कोई टाइम लाइन, कोई टाइम फ्रेम होगा जो भी हुकूमत को देना पड़ेगा? क्योंकि बहुत फैला हुआ मामला है, साल हर साल फैला हुआ मामला है, तादाद बहुत ज़्यादा है। कोई टाइम लाइन, कोई टाइम फ्रेम भी देना पड़ेगा बैनुल-अक़वामी बरादरी को? देखिए, टाइमलाइन तो हम पहले से दे चुके हुए हैं। जो हमारा FATF के साथ या उसके एसोसिएट इदारे APG के साथ जो हमारी कमिटमेंट थी, वो पूरा का पूरा हमने एक्शन प्लान खुद दिया था उनके मशावरत से, और टाइम फ्रेम ख़ास तौर के ऊपर वो हमने खुद तय करके दिया था कि इस अरसे में इन 10 नुकात के जो ज़ैली शिके हैं इनके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसकी जो आखिरी डेडलाइन है वो मई के अंदर है, आपके इल्म के अंदर है। और उसमें जो सबसे क्रूशल और क्रिटिकल जो पॉइंट था वो इन्हीं कालेदम तंजीमों को कि मौसर इनका फ्रेमवर्क था, इनका लीगल फ्रेमवर्क था कि इनको जो ख़ास तौर के ऊपर इनके नॉन ट्रेडिशनल वेज हैं फंड कलेक्शंस के, उनको रोका जा सके। तो कमिटमेंट्स तो हमने ऑलरेडी दी हुई हैं और हमने टाइम फ्रेम भी हमने दिया हुआ है। अब हमने जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, हमारी कमिटमेंट है, अब हमने उसको पूरा करना है और उसका इंतजार है कि इस मरतबा वो स्मूथ तरीके से तमाम। साथ ही बताइएगा, कल एक बड़ी अहम बात की इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने कि जो मेन स्ट्रीमिंग की बात हो रही है, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग की बात हो रही है इन ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है इन ऑर्गेनाइजेशंस का और इसमें जो लोग हैं उनका एक मिलिटेंट बैकग्राउंड है। और तहरीक इंसाफ, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो कोई मिलिटेंट विंग तो रखती नहीं है, ना उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड है। तो उनका कहना था कि अगर इनकी मेन स्ट्रीमिंग करनी है तो पहले सोसाइटी में डीवेपनाइजेशन करनी पड़ेगी, वरना उसके बगैर ये हो नहीं सकता। आप समझते हैं कि मुमकिन है मेन स्ट्रीमिंग उसके बगैर? देखिए, डीवेपनाइजेशन तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा तमाम जो तंजीमें हैं कालेदम, उनके कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। जो जैश मोहम्मद जैसे छोटे ग्रुप हैं, इनका कोई इरादा भी नहीं है पॉलिटिक्स में आने का, मेन स्ट्रीमिंग का। इनकी पूरी नौयत बिल्कुल और तरीके की है। हाँ, कालेदम सिपाही साहबा और जमात दावा के हवाले से बात होती रही है। अब उनकी तरफ से जो दिलचस्प बात यह है कि ऐलानात इस किस्म के आए हैं और गवर्नमेंट को कमिटमेंट दी गई है कि उनकी तरफ से किसी भी किस्म का रिएक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं आएगा इन इक़दामात के खिलाफ। अभी मेन स्ट्रीमिंग का क्वेश्चन मेरा ख्याल है पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो बात ज़ेरे गौर है वो है कि को रीइंटीग्रेट कोई हम सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स के अंदर कर सकते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा
अहम बात इस नुक्ते के ऊपर हो रही है। अभी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग का क्वेश्चन इस वक्त हुकूमत के सामने नहीं है इतनी शिद्दत के साथ जितना हम शायद मीडिया के अंदर इसके ऊपर बात हो रही है। बहुत शुक्रिया, आमिर राना हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद जिक्र होगा इमरान खान पर पहले तनकीद हुई कि फयाजुल हसन चौहान जैसे शख्स को पंजाब का वजीर इत्तलात बनाया क्यों। फिर तनकीद होती रही कि वो बार बार ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से पूरी हुकूमत तनकीद की जद में आती है, उन्हें हटाते क्यों नहीं है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, हुकूमती वज़रा को वजाहत देनी पड़ती है। अब इमरान खान की तारीफ हो रही है कि हिंदू मजहब के हवाले से जो तौहीन आमेज़ बात की गई फयाजुल हसन चौहान की तरफ से, अब उन्हें हटा दिया गया है। मगर फयाजुल हसन चौहान कह रहे हैं मुझे हटाया नहीं गया, मैंने इस्तीफ़ा दिया है। अंदर की कहानी असल में है कुछ और, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान अपने गैर जिम्मेदाराना बयानात और नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल की वजह से अक्सर तनकीद की जद में रहे हैं और आज अपने ही कहे गए अल्फाज की वजह से उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है। पंजाब के साबिक वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने गुज़िश्ता रोज़ हिंदू मजहब से मुताल्लिक तज़हीक आमेज़ बयान दिया। फयाजुल हसन चौहान एक तकरीब से खिताब के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए हिंदू बरादरी के लिए ऐसे अल्फाज कह गए जो किसी सूरत मुनासिब नहीं थे, जिसके बाद उन्हें ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि खुद उनकी अपनी जमात के रहनुमाओं और अवाम की जानिब से कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। खुद उनकी जमात तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शेरी मज़ारी और वज़ीर इत्तलात के मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी माफ़ कीजिएगा नईमुल हक ने शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी इस बयान की मज़म्मत की और कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी ऐसे बयान की इजाज़त नहीं देगी जिससे रंग, नस्ल, मजहब या ज़ात की बुनियाद पर किसी की दिल शिकनी हो। आज वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल का एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने फयाजुल हसन चौहान के बयान से मुकम्मल लाताल्लुक़ी और रंजीदगी का इजहार किया है। सोचनाक स्टेटमेंट थी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको किसी सूरत भी इंडोर्स नहीं करती बल्कि उसके साथ मुकम्मल ताल्लुकी का इजहार करती है। चीफ मिनिस्टर पंजाब इस वजह से ज़ाती तौर पर रंजीदा हैं कि ये स्टेटमेंट उनकी गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने दी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर साहब ने वज़ीर इत्तलात जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब से मुलाकात की, जिस मुलाकात में उन्होंने अपना ये डिस्प्लेजर फयाजुल हसन चौहान साहब को पहुँचाया और उन्हें बताया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो इमरान खान साहब की क़यादत में है वो किसी सूरत ऐसी किसी रवैये की या स्टेटमेंट की इजाज़त नहीं दे सकती जिससे किसी भी अक़लियत, किसी मज़हब, रंगो नस्ल की बुनियाद पर किसी की दिलशिकनी की जा सके, किसी को तकलीफ़ दी जा सके। इस मुलाकात के बाद फयाजुल हसन चौहान साहब ने अपने इस पोर्टफोलियो से रिज़ाइन करने का फ़ैसला किया है। मुसलसल तनकीद के बाद फयाजुल हसन चौहान ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब ने भी उनके इस्तीफ़े की तस्दीक की, मगर हमारे ज़राए बताते हैं कि फयाजुल हसन चौहान ने ये इस्तीफ़ा खुद नहीं दिया बल्कि उनसे लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने फयाजुल हसन चौहान के बयान का नोटिस लेकर वज़ीर आला पंजाब को एक्शन लेने का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़लियतों के बारे में ऐसे बयान की गुंजाइश नहीं, पाकिस्तान का आइन भी अक़लियतों को मसावी हुकूक देता है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट तलब किया, पार्टी के सेक्रेटरी अरशद दाद को भी बुलाया। वज़ीर आला ने फयाजुल हसन चौहान से कहा कि आपके हवाले से पहले भी बदतमीजी किए जाने की काफ़ी शिकायतें आ चुकी हैं, इस बार मामला संगीन बन गया है, वज़ीर आज़म नाराज़ हैं, आप इस्तीफ़ा दें। जिसमें फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पहले वो पार्टी सरबरा इमरान खान से बात करेंगे फिर इस्तीफ़ा देंगे। जब फयाजुल हसन चौहान वहाँ से उठकर चले गए तो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी अरशद दाद ने वज़ीर आला पंजाब से कहा कि अगर ये इस्तीफ़ा ना दें तो आप उन्हें बरतरफ कर दें। फिर फयाजुल हसन चौहान को वज़ीर आज़म की तरफ से मुस्ताफ़ी होने का पैगाम मिला। इसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, यानी कि इस्तीफ़ा दिया नहीं, इस्तीफ़ा लिया गया, बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर लिया गया। ये पहला मौका नहीं है जब फयाजुल हसन चौहान ने नामुनासिब बयान दिया हो, इससे पहले भी उन्होंने बहुत गैर जिम्मेदारी का दिया है। गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर उनकी सरजनिश होती रही है। फयाजुल हसन चौहान इससे पहले भी मुतादिद बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिसमें उन्होंने नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया, लोगों की तज़हीक की। फयाजुल हसन चौहान अक्सर अपने बयान और तज़हीक आमेज़ अल्फाज के इस्तेमाल की वजह से अपनी जमात के लिए शर्मिंदगी का सामान करते रहे हैं। वो पहले बयान देते थे, फिर रद्द-ए-अमल आता था, फिर वो इस पर माफ़ी मांग लेते थे, लेकिन पूरे मरहले में उनकी जमात को शर्मिंदगी का
سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس سے پہلے فیاض حسن چوہان کے صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کے معاملات اور متنازع بیانات سامنے آئے۔ رواں سال جنوری میں ایک تقریب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال پر فیاض الحسن چوہان برہم ہو گئے اور جواب دینے کے بجائے میڈیا کو بے شرم قرار دے دیا۔ ایک بات تھوڑی سی سینسیبلٹی میڈیا کو بھی اپنے اندر لے آنی چاہیے، صرف عوام کو نہیں لانی چاہیے، میڈیا کو بھی شتر بے مہار نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی تمیز آپ کو ہونی چاہیے کہ قاضی حسین احمد صاحب کی یاد میں ہم یہاں کھڑے ہیں جو جماعت اسلامی کے امیر تھے، اور میں اگر پی ٹی آئی کا ایک اسپوکس پرسن ہونے کے حیثیت سے یہاں پہ آیا ہوں تو آپ کو بھی شرم کے مارے ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ جو کنٹرڈکشن پیدا کرے۔ صحافیوں نے صوبائی وزیر اطلاعات کے رویے کے خلاف شدید احتجاج کیا اور ان سے معافی کا مطالبہ کیا۔ بعد میں انہیں اپنے رویے کی وضاحت دینا پڑی اور پھر معافی بھی مانگنی پڑی۔ میں نے روتے روتے تقریر کی قاضی صاحب کی یاد میں۔ صحافی یہ کہتا ہے کہ جس قاضی حسین احمد کی یاد میں آپ پروگرام کر رہے ہیں اس قاضی حسین احمد کا امیر یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے باتیں کر کے گیا ہے۔ اس موقع مناسبت سے وہ غلط سوال تھا، میں ٹینشن میں تھا، میں نے اس طریقے سے جواب دے دیا۔ اگر کسی کو برا لگا ہے ویری سوری۔ ذرائع کے مطابق سینئر صحافیوں نے عمران خان سے شکایت کی تھی جس پر فیاض حسن چوہان کو وزیر اعظم کی جانب سے وارننگ بھی دی گئی تھی۔ فیاض الحسن چوہان کی ایک ٹی وی انٹرویو کے بعد کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں انہوں نے میزبان سے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ تنقید کے بعد فیاض الحسن چوہان نے اپنے رویے پر پھر معافی مانگ لی، لیکن وہ سوچ سمجھ کر بولنے اور مناسب الفاظ کے استعمال میں ناکام ہی ہوتے رہے اور اپنی پارٹی کے لیے بھی مشکلات کھڑی کرتے رہے۔ گزشتہ سال 30 اگست کو میڈیا انڈسٹری پر اور سینماؤں پر لگے فلمی پوسٹرز اور فنکاروں سے متعلق ایک تقریب کے دوران اپنے بیان میں فیاض الحسن چوہان نے نامناسب الفاظ ادا کیے۔ یہ کوئی انسانیت ہے کہ آدھی آپ جناب اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے جناب آپ بڑے بڑے بورڈ لگا دو تو یار اس کے لیے وہ موجود ہے جناب، وہ جا کے لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ بریفنگ لی میں کیا تھیٹر جناب انہوں نے کہا جی یہ کوئی علیحدہ ہی مخلوق ہے یہ، اور یہ کوئی انہوں نے بتایا جی کہ ہماری ڈومین اور رینج سے تھوڑا سا باہر ہے۔ میری کوشش تھی کہ تھوڑی سی میری رینج کے اندر آئے۔ پھر میں آپ کو بتاتا کہ نرگس کو میں حاجی نرگس نہ بناتا تو آپ مجھے کہتے ہیں۔ ان کے جتنے بھی بیانات ہیں میں اس میں جو ان کے نازیبا الفاظ ہیں وہ میوٹ کر کے چلانے پڑتے ہیں، اس پر ان کی آواز ختم کرنی پڑتی ہے کیونکہ نازیبا ایسے ہیں کہ ہم ٹی وی پر بھی نہیں چلا سکتے، مگر جو ہندو مذہب کے پیروکاروں کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا اس میں اگر ان کے الفاظ کو میوٹ بھی کر دیں تو بھی وہ اتنا نامناسب ہے کہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے، جس کے حوالے سے ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ بہرحال فلمی اداکاروں کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ فیاض الحسن چوہان نے پھر دو فنکاروں کو براہ راست نام لے کر ان کی تضحیک کی، مذاق بنایا۔ جب ان کے کہے ہوئے الفاظ پر تنقید ہوئی تو انہوں نے اداکارہ نرگس اور میگا سے معافی مانگ لی۔ کل ایک ثقافتی شو کے اندر جہاں پہ موسیقار، ہدایت کار، فنکار سارے موجود تھے، انہوں نے مجھ سے بڑا ایگریسولی ایک سوال پوچھا کہ ہمارے تھیٹرز کے اندر بہت زیادہ ولگیرٹی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو میں نے اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نرگس صاحبہ کے جنا کے متعلق وہ میرے منہ سے جنا وہ لفظ نکل گیا۔ میں نرگس صاحبہ سے معذرت کرتا ہوں دل کی اتھا گہرائیوں سے، بڑی قابل احترام ہے، پاکستان کی فلم انڈسٹری کا ایک روشن ستارہ ہے، پاکستان کی ایمبیسڈر ہیں۔ میگا جو ہے نا وہ بھی بیچ میں تھیں، ان کی بھی میرے خیال وہاں پہ کوئی ڈسکشن ہوئی تھی تو ان کی طرف سے گلا آیا کہ میرا نام نہیں لیا گیا، تو میں میڈم میگا کو بھی جو ہے نا سوری کرتا ہوں کہ اگر ان کو بھی کوئی ذہنی یا دلی کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ آپ سارے ہمارا سرمایہ ہیں۔ پہلے بیان پھر معافی، پھر وضاحت، پہلے بیان پھر معافی، یہی سب کچھ چلتا رہا۔ اس سب میں عمران خان پر تنقید ہوتی رہی۔ ملک کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اطلاعات کیسے شخص کو لگا دیا ہے تو اسے استعفیٰ کیوں نہیں لیتے؟ اس دوران یہ بھی ہوا کہ صحافیوں کے سامنے فیاض الحسن چوہان کی وزیر اعظم عمران خان تعریف کرتے رہے، پھر ظاہر ہے فیاض الحسن چوہان بعد میں وزیر اعظم کو اور ان کی جماعت کو شرمندہ بھی اپنے بیانات سے کرتے رہے۔ گزشتہ سال 21 اکتوبر کو فیاض الحسن چوہان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شریف خاندان کے ساتھ کشمیری لفظ کو تنزیہ لہجے میں استعمال کیا تھا۔ محترم اپوزیشن لیڈر میاں حمزہ شہباز کشمیری صاحب چور مچائے شور کے مزداق ایک دفعہ پھر پوری پاکستانی قوم کو دھوکہ دے کر گئے، اور یہ سب کچھ میاں شہباز شریف کشمیری صاحب کی ہدایت پہ میاں حمزہ شہباز کشمیری صاحب نے اپنی سرپرستی میں
ये सारी गुंडागर्दी करवाई। आप बार बार कश्मीरी ये को तंज करे, क्या करें, एक इलाके तासुब को हवा नहीं दे रहे। कश्मीरियों की तौहीन कर नहीं कश्मीरी नहीं तासुब क्यों हवा दे रहे हैं? नहीं। फिर बयान, उसी के दौरान वजाहत। फयाज हुसैन चौहान के इस बयान पर दुनिया भर में मौजूद कश्मीरियों में गम गुस्से का इजहार किया गया, जिसके बाद वफाकी वजीर कश्मीरी उमूर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने इस बयान की मजम्मत की और कहा कि तहरीक इंसाफ इस मामले पर कार्रवाई करेगी। फयाजुल हसन चौहान मुसलसल ऐसे बयानात देते रहे जिस पर उन्हें तनकीद और उनकी जमात को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उनके रवैये और बयान पर मुतादिद शिकायत आती रहीं और फयाजुल हसन चौहान अपने कहे गए बयानात की वजाहत देते थे, माफ़ी मांग लेते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा बयान देते थे जो किसी की दिल आज़ारी की वजह बनता था। इस बार अक़लियतों से मुताल्लिक, हिंदू बरादरी से मुताल्लिक नामुनासिब बयान पर उन्हें अपनी जमात और हुकूमत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और फाइनली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनसे इस्तीफ़ा ले लिया, जिसकी ज़ाहिर तारीफ़ बनती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनसे ऐसे बयान के बाद इस्तीफ़ा लिया। जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी हमारे साथ मौजूद है। रईस अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया। फयाज हुसैन चौहान साहब कह रहे हैं मैंने इस्तीफ़ा दिया, इतलात कहती हैं कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, और तो वो वज़ीर आला को भी इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं थे, बाद में इमरान खान को खुद इस्तीफ़ा लेना पड़ा। क्या तफसीलात हैं? देखें शाहज़ेब साहब, ये जो है ना, ये लावा पहले से पक रहा था, ये उबाल पहले से आ रहा था। अब ये क्या है कि 95% जो है ना, इनको पहले भी फारिग करने का फ़ैसला था। ये जो लेकिन इन्होंने जो अब ये हिंदू बरादरी के ख़िलाफ़ रिमार्क्स दिए, ये इनके लिए आखिरी धक्का साबित हुआ। ये पहले जब इन्होंने जर्नलिस्ट की, इनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चली, फिर इन मुख्तलिफ़ तकरीरों में इन्होंने ऐसे रिमार्क्स दिए, तो इस पर पहले भी पार्टी बहुत नाराज़ थी और इमरान खान तक बहुत सी शिकायतें पहले भी जाती रही थी। और जो वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं कई, उन्होंने 3 हफ़्ते पहले भी उनको शिकायत की थी इनके जो रिमार्क्स होते हैं खुसूसन सहाफ़ियों के बारे में या दूसरों के बारे में, तो उस पर वो खासे नाराज़ थे। पहले भी उन्होंने 95% ये था कि ये चले जाएंगे, और उन्होंने पहले भी इनको कहा था कि अपने आप को ठीक कर लें। लेकिन अब जो इन्होंने ये हिंदू बरादरी के ख़िलाफ़ एक बयान दिया, उस पर वज़ीर आज़म ख़ुद बहुत नाला थे, क्योंकि वो कहते हैं कि ना इस्लामी तहज़ीब में, हमारे इस्लामी माशरे में किसी भी जो ये हमारे जो हैं अक़लियती बरादरी है, किसी के ख़िलाफ़ इस तरह रिमार्क्स नहीं दिए जा सकते और ना ही इसकी आईन इजाज़त देता है। तो इनको वज़ीर आज़म की जो वाज़ेह हदायत थी उसके मुताबिक आज चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ख़ुद तलब किया, और वहाँ पे जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे अरशद दाद, जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी मौजूद थे। इनको बुला के वाज़ेह हदायत दी गई कि आपसे पार्टी नाराज़ है, पार्टी के कायद नाराज़ हैं, लिहाजा आप अपना इस्तीफ़ा टेंडर कर दें। इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। इन्होंने कहा कि मुझे अभी पार्टी की आदत इमरान खान से बात करने दें, उसके बाद मैं इस्तीफ़ा दूंगा। जब ये कह कर निकले हैं तो वहाँ से जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं अरशद दाद, उन्होंने चीफ मिनिस्टर का कहा कि अगर ये पार्टी से रिज़ाइन नहीं करते, ये अपने ओहदे से रिज़ाइन नहीं करते, तो इनको सैक कर दिया जाए। तो उसका इंतज़ार रहा। लेकिन जब ये जिस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि वज़ीर आज़म एक इजलास में हैं, तो 3:30 बजे के करीब 2:15 बजे इजलास ख़त्म हुआ, तो इनको वज़ीर आज़म की तरफ से वाज़ेह हदायत मिली हैं कि पार्टी छोड़ दी जाए। और आप मज़े की बात देखें कि जब वज़ीर आला पंजाब ने इनसे इस्तीफ़ा तलब किया, तो इन्होंने बाहर निकल कर DGPR के ज़रिए एक 2 लफ्ज़ के ना एक तरदीद भेजी कि जो ख़बरें चल रही, जो ख़बरें ब्रेक की गई हैं मेरे इस्तीफ़े के मुतालिक, वो बेबुनियाद हैं। लेकिन उसके तकरीबन 1 घंटे बाद इन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा, और इन्हें पता था कि मेरे से इस्तीफ़ा तलब किया गया, फिर भी इन्होंने तरदीद भेजी। तो ये इस्तीफ़ा इन्होंने दिया नहीं, इनसे ज़बरदस्ती लिया गया है। और उसके बाद इन्होंने खुद ही बयान दे दिया कि ये पार्टी जो है, मेरा इस्तीफ़ा जो है ये पार्टी की अमानत है, तो मैंने ये इस्तीफ़ा दे दिया। ये सारी अंदर की जो चल रही थी, ये पुरानी भी चल रही थी बातें, लिहाजा ये जो चीज़ आखिरी थी इनको साबित हुई। और मेरा ख्याल जो ज़राए है वो कहते हैं कि अब मज़ीद जो है ना, इनको वो किसी किस्म की जो है ना वजारत में नहीं मिलेगी, अभी वो पार्टी के कारकुन के तौर पे ही काम करेंगे। रईस अंसारी साहब इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। पार्टी के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनने वाले, बार बार शर्मिंदगी का बाइस बनने वाले, जाहिर है फिर मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बाइस बने जब उन्होंने हिंदू मज़हब के हवाले से ये बातें की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक्शन लिया, अच्छा एक्शन लिया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तारीफ़ बनती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी पर भारत में तनकीद बढ़ती जा रही है, वो शदीद दबाव में नज़र आ रहे हैं। क्या मामला, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। सरहदों पर कशीदगी तो फिल वक्त कम हो गई है, मगर ख़तरा अभी टला नहीं, क्योंकि भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना है। अपोजिशन जमातें सवालात उठा रही हैं और पाकिस्तान पर किए गए हमले के सबूत मांग रही हैं। भारतीय सियासी जमातें कह रही हैं कि अगर बालाकोट में भारतीय फ़ज़ाइया की कार्रवाई कामयाब हुई है तो सबूत कहाँ है? अगर दहशतगर्द मरे हैं
तो उनकी लाशें कहाँ हैं? अगर पाकिस्तान के जहाज को निशाना बनाया है तो उसका मलबा कहाँ है? ये है वो सवालात जो भारत के अंदर से उठ रहे हैं, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की हुकूमत को दबाव का सामना है। इसलिए ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी दबाव कम करने के लिए कोई सख्त कदम ना उठा ले, अपनी सियासी शिकस्त का दाग धोने के लिए नरेंद्र मोदी ऐसा खतरनाक फैसला ना कर लें जो खित्ते को जंग की तरफ ले जाए। इसलिए तनकीद की जद में आए नरेंद्र मोदी खतरनाक साबित हो सकते हैं और वो कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। इस वक्त भारत में सूरत हाल ये है कि हर कोई हुकूमत से सबूत मांग रहा है। आज पुलवामा हमले में मारे गए फौजी एहलकार के भाई ने बालाकोट हमले के सबूत मांग लिए और कहा कि भारतीय हुकूमत ने जो बताया है वो झूठ लग रहा है। पुलवामा हमले में मारे गए फौजी एहलकारों के अहले खाना इस वक्त सबूत मांग रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेसी रहनुमाओं की तरफ से बालाकोट में होने वाली कार्रवाई के हवाले से हुकूमत पर मुसलसल तनकीद की जा रही है। आज भी भारतीय अपोजिशन के रहनुमाओं ने नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। इससे पहले भारतीय पंजाब के वजीर और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिद्धू भी इस हवाले से सवालात उठा रहे हैं। उन्होंने कल ट्वीट किया और लिखा कि 300 दहशतगर्द मारे गए, हाँ या नहीं? इसका मकसद क्या था? क्या आप दहशतगर्दों को ख़त्म कर रहे थे या दरख्तों को? क्या ये कोई इंतखाबी ड्रामेबाजी है? फौज को सियासी करने का अमल बंद किया जाए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी ट्वीट कर चुके हैं कि क्या बीजेपी के सदर अमित शाह 250 अफराद की हलाकत का दावा करके फौज को झूठा करार दे रहे हैं? क्या अमित शाह और दीगर सियासी रहनुमा इस तरह की बातें इंतखाबी नताइज हासिल करने के लिए कर रहे हैं? अब ये बड़ी अहम बात है कि जो भी अपोजिशन जमात सवाल उठाती है तो बीजेपी कहती है कि क्या आप फौज की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं, मगर अब जब भारतीय एयरफोर्स के सरबराह ने खुद कह दिया कि हम नहीं नंबर बता सकते कि पाकिस्तान में क्या नुकसान हुआ जो बालाकोट में हमारी तरफ से स्ट्राइक की गई, तो नरेंद्र मोदी पर यह सवाल उठ रहा है कि आप जब दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में 300 दहशतगर्द मारे गए तो क्या आप फौज को झूठा कह रहे हैं? ऑपोजिशन की तनकीद अपनी जगह है। बीजेपी हुकूमत अब भारतीय फजाइया की कार्रवाई का दिफा कर रही है। भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आज कहा कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कितने लोग मारे गए। हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि हमले से पहले इस जगह पर 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे। इससे पहले भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के सरबराह अमित शाह भी दावा कर चुके हैं कि भारतीय फजाइया की मुबैना कार्रवाई में 300 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, मगर फिर खुद हुक्मरान जमात के रहनुमा और भारतीय वजीर मुमलिकत बराए IT ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान में भारतीय फजाइया की कार्रवाई महज एक वार्निंग थी, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी ने 300 अफराद को हलाक करने का दावा किया और क्या बीजेपी के तर्जुमान ने ऐसा कुछ कहा? अब बीजेपी ने सवाल उठाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। भारत के वफाकी वजीर कानून रविशंकर ने आज बीजेपी के कारकुनों को कांग्रेस के खिलाफ मुल्क भर में मुहिम चलाने की हिदायत कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी ऑपोजिशन की तरफ से सबूत मांगने पर शदीद बरहम है। इसलिए भारतीय वजीर कानून ने कहा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो सबूत मांगे गए और अब बालाकोट पर हमला किया तो नुकसान कांग्रेस के लीडर्स सबूत मांग रहे हैं, नुकसान का सबूत मांग रहे हैं। क्या उन्हें अपनी एयरफोर्स पर एतमाद नहीं? ऑपोजिशन की तरफ से सवालात उठाने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी अब जवाब दे रहे हैं। मुसलसल जलसों से खिताब कर रहे हैं और ऑपोजिशन पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कल जलसा आम से खिताब करते हुए कहा था कि ऑपोजिशन जो बयान दे रही है वो पाकिस्तान के अखबारात की हेडलाइन बन रही है। अपनी तकरीर में और तकरीर का बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से बात करते रहे, दहशतगर्दी के हवाले से बात करते रहे, भारतीय फौज के हवाले से बात करते रहे। यानी इंतखाबी मुहिम में बाकायदा तौर पर अपनी जलसों की तकरीर का जो महवर है उन्होंने इसी इशू को बनाया हुआ है। साथ ही भारतीय वजीर आजम ने एक बार फिर से धमकी आमेज अल्फाज भी इस्तेमाल किए और कहा कि मैं लंबा इंतजार नहीं कर सकता, चुन चुन कर हिसाब लेना मेरी फितरत है। वाज़े लग रहा है कि भारत में अब इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। नरेंद्र मोदी पर दबाव है और दबाव का शिकार नरेंद्र मोदी कहीं कोई बड़ा कदम ना उठा लें। पाक भारत कशीदगी में किसी हद तक कमी तो आई है मगर खतरा बरकरार है। इस हवाले से बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया महबूबा मुफ्ती साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि अब इस वक्त जो सूरत हाल है, वजीर आजम मोदी पर जाहिर है स्ट्राइक्स के सबूत देने का दबाव बढ़ रहा है, भारत में अपोजिशन भी दबाव बढ़ा रही है। जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन सब भारतीय एयरफोर्स को क्रेडिट दे रहे थे, खराज तहसीन पेश कर रहे थे, मगर अब सब सवालात उठा रहे हैं। भारतीय मीडिया में भी सवालात उठने लगे हैं। क्या आप समझती हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान खतरा कम हो गया है या आपको लगता है जो नरेंद्र मोदी पर दबाव है वो ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल भी पैदा कर सकता है? देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि हमारी तरफ से
पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट किया गया और रिटेलिएशन में वहाँ से भी हमारे एयर स्पेस को वायलेट किया गया। ये तो बात सब जानते हैं और इस बात को सब मानते हैं। जहाँ तक कैजुअलिटीज़ की बात है, उसमें जो रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स हैं वो तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और कुछ ये कह रहे हैं कि हमने वहाँ टेररिस्ट कैंप को उड़ा दिया, कोई कह रहे हैं 300 मार दिए, कोई कह रहे हैं 250 मार दिए, कोई कह रहे हैं 500 मार दिए। और रूलिंग पार्टी के एक जो बहुत बड़े लीडर हैं आहलूवालिया, वो साहब कह रहे हैं कि वहाँ हमने कोई टेररिस्ट नहीं मारा, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, बल्कि हमने एयर स्पेस को वायलेट करके ये दिखा दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जा सकते हैं। तो इसकी वजह से जो अपोजिशन है उनके जहन में कुछ सवालात उभरे हैं कि आखिर हुआ क्या है, माजरा क्या है। तो मैं समझती हूँ एक जमहूरी मुल्क में सवाल पूछने का सबको हक है और इस सवाल का जवाब देना जो है लाजमी बनता है सरकार के ऊपर कि जबकि उन्हीं के अपने ही लोग ये कन्फ्यूजन एक क्रिएट कर रहे हैं। पर मैं समझती हूँ कि हमें बहुत मुश्किल हालात से हम थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इलेक्शन का माहौल है जिसमें कोशिश की जाती है कि जज्बात को ज़्यादा से ज़्यादा उभारे, तो मेरी यही उम्मीद है कि इसमें मोदी जी जो है ख्याल रखेंगे कि कहीं इतने जज्बात ना उभरें कि खुदा ना खास्ता हम फिर से जंग के दहाने पे पहुंच जाए और हमारी दोनों मुल्कों की तबाही हो जाए। ज़रा कश्मीरी क़यादत के तौर पर भारत और पाकिस्तान के मुज़ाकरात की आप हामी हैं, अमन कायम हो, आप इस बात की हामी हैं, मगर आप समझती हैं कि इलेक्शन से पहले अगर ये मुमकिन नहीं है, मगर जिस तरीके से एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय मीडिया में जिस तरीके से मनफी बात हो रही है, अमन मुखालिफ बात हो रही है, तो मामला इतना आगे तो नहीं निकल जाएगा कि इलेक्शन के बाद भी बैठना मुश्किल हो जाए, अवाम के जहनों में मीडिया इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाए, बयानिया इतना आगे निकल जाए कि इलेक्शन के बाद भी बैठना मुश्किल हो जाए? मुझे खुशी है जो पाकिस्तान से जो इशारे मिल रहे हैं बहुत अच्छे हैं, जिसमें अभी जो हाल ही में पहले तो अभिनंदन को वापस भेजना, उसके बाद आज वहाँ जो क्रैकडाउन चल रहा है और आर्मी जो लगता है प्राइम मिनिस्टर के साथ है, उसके अलावा आज उन्होंने एक मिनिस्टर को सैक किया बिकॉज उसने हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो ये सब जो है मुझे लगता है कि अच्छे जेस्चर्स हैं और अच्छी निशानियां सामने आ रही हैं। पर इस वक्त जहां तक इलेक्शन का सवाल है, मुझे लगता है कि अभी बातचीत का होना मुमकिन नहीं है इस वक्त, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के जज्बात को उभारा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाए लोगों के इमोशंस को नेशनलिज्म के नाम पे और दूसरे नाम पे। तो इसलिए पर मैं उम्मीद करती हूँ कि जब जो नई सरकार आए, और हालांकि मोदी जी के पास भी डिसाइसिव मैंडेट था पर उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि पीडीपी ने मोदी के साथ हाथ इसीलिए मिलाया था कि उनके पास बहुत बड़ा मैंडेट है और वो जम्मू कश्मीर के मसले का कोई देर पा हल निकाल सकेंगे और जहां वाजपेयी जी ने बातचीत को छोड़ा है उसको आगे चला सकेंगे। पर बदकिस्मती से उन्होंने अपना मैंडेट ज़ाया कर दिया है। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि जो इसके बाद सरकार आएगी उनके पास एक अच्छा मैंडेट होगा और वो जम्मू कश्मीर जो अभी जंग के दहाने तक पहुंचते पहुंचते वापस आ रहा है, अभी मालूम नहीं अभी वापस आया है कि नहीं आया है, तो जम्मू कश्मीर के मामले के हवाले से पाकिस्तान से एक नई बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। साथ में बताइए, ज़ाहिर है कश्मीरी क़यादत जो है वो कश्मीर के मसले का हल चाहती है, मगर आप लोग भी आपस के आपके इख्तलाफात सबके हैं, तो मसला कश्मीर के हवाले से और इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है, हुर्रियत रहनुमाओं से आपकी बात हुई है, वो नज़रबंद हैं, उन पर बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है, कोई लाएअमल बनाया गया है कि कश्मीर की क़यादत मिलकर कोई लाएअमल बनाए? देखिए, एक वक्त था जम्मू कश्मीर में कि यहाँ जो मेन स्ट्रीम पार्टीज होती थी, रीजनल पार्टीज होती थी, वो और दिल्ली का जो मौक़िफ़ होता था उसमें कोई फ़र्क नहीं होता था। आर पार की जंग की लड़ाई दिल्ली वाले भी करते थे और जम्मू कश्मीर के सियासतदान भी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस भी यही बात करते थे। मगर जब पीडीपी बनी 99 में, उस वक्त करगिल वॉर हो गया था, तो हमने अपने एलानिया में बेसिक ये बात रखी कि जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से पाकिस्तान से भी बात करना ज़रूरी है और अलहदगी पसंदों के साथ भी बात करना ज़रूरी है। और आज ऐसा मामला हो गया कि तमाम जो जम्मू कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, बीजेपी को छोड़ के, चाहे वो कांग्रेस है या रीजनल पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो वो आर पार की जंग के बजाय, हुर्रियत को जेल में डालने के बजाय वो भी बातचीत की बात करते हैं। और ये एक कामयाबी है पीडीपी की। एज ए मेन स्ट्रीम पार्टीज हमने दूसरी मेन स्ट्रीम पार्टीज को भी एक कंसेंसस बनाया, उनको एक लाए अमल पे लाया कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल जेल में नहीं डालना है, आर पार जंग नहीं बल्कि बातचीत है। तो जहां तक हुर्रियत का सवाल है,
تو میں سمجھتی ہوں کچھ کئی باتوں پہ ہم لوگ جو ہیں اگری کرتے ہیں کہ یعنی مسئلہ ہے اس کا حل ہونا چاہیے، پر اس کے علاوہ پی ڈی پی کا اپنا یہ ہے کہ جو مجھے لگتا ہے جس میں دوسری جماعتوں کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ سپورٹ ہونا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے راستے کھلنے چاہیے، پاکستان کے ساتھ ہمارے اور راستے کھلنے چاہیے، جموں سیالکوٹ کھلنا چاہیے، نوشہرہ جنگٹ کھلنا چاہیے، کرگل اسکردو کھلنا چاہیے، بانڈی پور استور کھلنا چاہیے، چائنا کے ساتھ ہمارے راستے کھلنے چاہیے، ہمارے دونوں طرف جو کشمیر ہے ان کا کشمیر اور ہمارا کشمیر، ہماری ایک کونسل بننی چاہیے، ایک ایڈوائزری کونسل یا کمیٹی کہیے، کیونکہ کونسل سے شاید اسلام آباد کو بھی تکلیف ہوگی اور دلی والوں کو بھی تکلیف ہوگی. ایک ایڈوائزری کمیٹی بنے جس میں وہاں کے ریپرزنٹیٹیوز ہوں اور ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں جو سال میں 1-2 بار ملیں اور اپنے جو ہمارے معاملات ہیں ٹورزم کو لے کے، ٹریڈ کو لے کے، ٹریول کو لے کے، باقی چیزوں کے لے کے ہم ڈسکشن کریں جیسے اسمبلی میں کرتے ہیں، ویسے اس ایڈوائزری کمیٹی آپس میں ڈسکس کریں تاکہ جموں کشمیر کے لوگوں کو لگے کہ ہمارا بارڈرز کو تبدیل کیے بغیر ایک یونیفیکیشن ہو رہا ہے. تیسری بات سبھی لوگ ایگری کرتے ہیں کہ جو حالات ٹھیک ہوں گے سیکورٹی فورسز کو سویلین ایریا سے باہر جانا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں اطمینان کا سانس لے سکے. تو میں سمجھتی ہوں اس بات پہ بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے. یہ بات بھی جو پی ڈی پی کہتی ہے اس پہ سیپریٹسٹ بھی ایگری کرنے چاہیے، دوسری جماعتیں بھی ایگری کرنے چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو سیپریٹسٹ کی ہم مان سکتے ہیں اور جو ہماری باتیں جو ہیں سیپریٹسٹ مان سکتے ہیں، جو جس سے نہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، نہ ہمارے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، نہ ہی بارڈرز کی تبدیلی کی بات ہوگی، بلکہ without changing the borders we can find a solution جس میں جموں کشمیر کے لوگوں کی جو ایسپریشنز ہیں ان کو بھی آپ ایڈریس کریں گے، پاکستان کی جو ایک اپنی پوزیشن ہے اور ہمارے جو ملک کے لوگوں کا جو ان کا اپنا ایک آئیڈیا ہے، جو ان کا اپنا خیال ہے، یہ سب تینوں چیزیں ایڈریس ہو سکتی ہیں اگر ہم سب مل کے بیٹھے. پر اب اس میں تو تیار ہوں، آئی ایم ریڈی ایٹ اینی ٹائم کہ جب بھی جہاں بھی چاہیں وہ بات کر سکتے ہیں. میرے ساتھ مجھے بلائیں، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں جموں کشمیر میں امن بحال کرنے کے لیے. ہم کسی چیز کے لیے رکنا نہیں چاہتے. آخر میں یہ بتائیے گا اس سب صورتحال میں جو پاکستان اور بھارت کی آپس کی صورتحال ہے وہ خراب ہوئی، کچھ اس میں اب بہتری نظر آ رہی ہے، خرابی میں بہتری نظر آ رہی ہے، یہ کہنا بہتر ہوگا. کشمیر میں صورتحال بدتر رہی ہے، کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے، اس پورے معاملے میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا اس وقت کشمیر میں سٹیٹس کو ہے یا معاملات اور خراب ہوئے ہیں، کشمیریوں کے لیے زندگی اور مشکل ہوئی ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ جب بھی ہمارے دو ملکوں میں کانفرنٹیشن ہوتا ہے تو اس کا ایک بہت ہی برا اثر جموں کشمیر کے حالات پہ پڑتا ہے. اور آلریڈی جموں کشمیر میں ایک معاملہ ہے، ایک مسئلہ ہے، اور آج بدقسمتی سے جموں کشمیر کے لوگوں نے امید چھوڑ دی ہے. اور اس کی مثال ہم نے بدقسمتی سے جو پلوامہ میں ایک 20-22 سال کے بچے نے، ایک لڑکے نے ایک خودکش حملہ کر کے ہمارے کئی جوانوں کو شہید کر دیا. یہ ایک بہت ہی خطرناک مثال ہے کہ اگر ہم لوگ گورنمنٹ آف انڈیا، گورنمنٹ آف پاکستان اور جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں، یہاں کے سیپریٹسٹ ہیں، مین سٹریم پارٹیز ہیں، اگر ہم لوگ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکالیں گے تو اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ کوئی اس قسم کا حادثہ ہو گیا، آج تو 2 نیوکلیئر پاورز جنگ کرتے کرتے پیچھے ہٹ گئے، تو روز تو ایسا نہیں ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی ضرورت ہے جو دیرپا ہو اور جو تقریباً سبھی کو قبول ہو. بہت شکریہ. سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ جموں کشمیر محبوبہ مفتی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. بھارت میں بالا کوٹ کی کارروائی کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور سوالات اٹھانے والوں پر بھی تنقید ہو رہی ہے. سوال اٹھانے والوں کی حب الوطنی پر شک کیا جا رہا ہے. بھارتی کارروائی کے حوالے سے بھارتی صحافی راہل کنول نے بھارت کے وزیر ریلوے سے سوال پوچھا تو انہوں نے راہل کنول کی حب الوطنی پر ہی سوالات اٹھا دیے. راہل کنول نے وہ سوال پوچھا جو پوچھنا چاہیے تھا. وہ پوچھ رہے تھے کہ جی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو ایئر اسٹرائک ہوئی ہے اس میں اتنے لوگ مارے گئے جتنا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ان کے اوپر ہی سوالات اٹھ گئے. یہ سب کچھ بھارت میں ہو رہا ہے. آخر میں اینکر کو کہنا پڑا کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا آپ کو کہ آپ میری حب الوطنی پر یا کسی بھی حب الوطنی پر سوالات اٹھائیں، مگر بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دنیا میں کہیں پر بھی اگر فوج کوئی کارروائی کرتی ہے اور اس پہ سوال اٹھتا ہے تو اٹھنا چاہیے، چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی جگہ ہو. اس کا حق ہر ایک کو ملنا چاہیے. آج کی پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.